नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्था के लक्षण के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण हैं उसके बारे में आपको मैं तफसील से जानकारी दे रहा हूँ। तो संघीय व्यवस्था के लक्षण स्विट्ज़रलैंड के संविधान में। संघीय व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, लिखित कठोर संविधान। नंबर 2, दोहरी शासन व्यवस्था। 3, शक्तियों का विभाजन। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। दोहरी नागरिकता। संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति और एककों का पृथक संविधान। 9वां है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। ये है संघीय व्यवस्था के लक्षण। इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो संघीय सभा, जिसे संघीय व्यवस्थापिका नाम दिया, इसको 2 सदन है, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। इन्हें राष्ट्रीय सभा और राज्यसभा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है और राज्य परिषद उच्च सदन है। राष्ट्रीय परिषद रचना कंपोजिशन 1951 में 196 थी, परंतु अब 200 है। अनुच्छेद 72 के अनुसार जनता का प्रतिनिधि सभा है। इलेक्शन सिस्टम 20 वर्ष से अधिक आयु वाले 1970 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। 8 फरवरी 1971 को मताधिकार प्रदान कर दिया गया और इनका टर्म और सेशन 4 वर्ष है। संवैधानिक संशोधन द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात अक्टूबर माह के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होता है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बैठक होना आवश्यक है और गणपूर्ति में इनकी संख्या 101 है। सैलरी 80,000 फ्रैंक प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। राज्य परिषद सदस्य संख्या 44। राज्य परिषद में 2 अर्ध कैंटनों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। निर्वाचन कार्यकाल, इच्छा पर वेतन भत्ते विधानमंडल निर्धारित करता है। गणपूर्ति 44 में 23 संघीय सभा की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, संविधान में संशोधन शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति, विधि शक्ति, कार्यपालक शक्ति और कैंटनों से संबंध शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति। अब है संघीय परिषद। बुंदेसरात कार्यकाल 4 वर्ष के लिए 7 सदस्य हैं। संघीय परिषद की शक्तियाँ, तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं संघीय परिषद की, इसका अगर हम उत्तर समझाएंगे तो धारा 102 के 16 अनुभागों में विभक्त किया गया है। कार्यपालिका शक्तियाँ धारा 195, विधायी शक्तियाँ, विधि शक्तियाँ, जुडिशली पावर, इमरजेंसी पावर, लावेल। संघीय परिषद को राष्ट्रीय सरकार रूपी घड़ी की बड़ी कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। स्विस संघीय परिषद का विलक्षणता, विचित्र कार्यकाल, बहुल कार्यपालिका, नॉन पार्टिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्सपर्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव विदाउट लीडर्स, नेतृत्व विहीन, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, लॉक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसदीय तथा अध्यक्षीय पद्धतियों के बीच का मार्ग, संसदीय उत्तरदायित्व किंतु संसदीय स्थिरता से मुक्त, अध्यक्षीय स्थायित्व किंतु अनुत्तरदायित्व में मुक्त, उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का योग। संघीय न्यायाधिकरण, फेडरल सिस्टम। स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र सिद्धांत का उल्लंघन है। हैंस ह्यूबर, स्थापना 1848 में की गई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अमेरिका की भांति संघीय शासन प्रणाली तथा एक संघीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। इसका रचना कंपोजिशन संख्या निश्चित नहीं न्यायाधीशों की। 1875 में 9 थी, 26, 28, 11 से 13 वैकल्पिक हो सकते हैं। योग्यताएं निर्धारित नहीं। वेतन 53,000 फ्रैंक वार्षिक मिलता है। संघीय न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र, दीवानी क्षेत्राधिकार, फौजदारी, संवैधानिक, प्रशासनिक, आंशिक न्यायिक परीक्षण। न्यायालय केवल कैंटनों के कानूनों और कैंटनों की सरकारों के कार्यों को पुनरीक्षण कर सकता है और उन्हें अवैध घोषित कर सकता है।
प्रोफेसर डाइसी न्यायिक पुनरीक्षण के अभाव के स्विक संविधान को निर्माताओं को विफलता संवैधानिक त्रुटिपूर्ण बताया गया है। अब जो हमको बता रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में एक महत्वपूर्ण एक पार्ट और है जिसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जो केवल स्विट्ज़रलैंड में ही है और वहीं पाया जाता है। इसके बहुत से मेरिट डिमेरिट होंगे। फिलहाल प्रजातंत्र के संदर्भ में बताइए कि किस तरह का प्रजातंत्र स्विट्ज़रलैंड में। मित्रों, स्विस लोकतंत्र का घर है। एक क्वेश्चन बनता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में बताइए, स्विस लोकतंत्र का घर है, व्याख्या कीजिए, समझिए, बताइएगा। कोडिंग कहते हैं कि आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विस को प्राय सबसे अधिक लोकतंत्र समझा जाता है। ब्राइस विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में जो भी वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विस का सर्वाधिक महत्व है। अर्थ यह वह सरकार जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाई जाए। अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड में प्रजातंत्र तो पाया जाता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष, वहाँ पर जनता की सरकार है और जनता के लिए, परंतु जनता द्वारा चलाई नहीं जाती। कुबली, स्विस नागरिकों की स्थिति यह है कि वहाँ स्वयं जनता स्वामी है और उनके लिए केवल एक ही सेवक उपकरण साधन, लोक सभाएँ, जनमत संग्रह, आरंभक जनमत संग्रह, अनिवार्य जनमत संग्रह, ऐच्छिक जनमत संग्रह 1874 89 अनुच्छेद के अनुसार। आरंभक का अर्थ है पहल करना, अर्थात ये निर्णायक मंडली की एक निश्चित संख्या का अधिकार है जिसका प्रयोग संशोधन के रूप में किया जाता है। आंशिक संशोधन के लिए, पूर्ण संशोधन के लिए आरंभन दो प्रकार के होते हैं, निर्मित आरंभन और अनिर्मित आरंभन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब यह भी बनता है कि जब प्रजातंत्र प्रत्यक्ष है तो उसके गुण और दोष भी होंगे। तो गुण और दोष एवं उनका मूल्यांकन। फिलहाल हम बात करते हैं, पहले गुण की बात करते हैं। जन इच्छा जानने के साधन। बॉनजोर वे जन इच्छा को जानने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। वे राजनीतिक वातावरण में सर्वश्रेष्ठ बैरोमीटर हैं। विधायी त्रुटियों में उपचार हैं। प्रतिनिधियों में दासता की मुक्ति है। व्यवस्थापिका और जनता के बीच निरंतर संपर्क है। प्रतितुलित सत्ता की आवश्यकता है और राजनीतिक प्रशिक्षण। दलों के कुप्रभाव से मुक्ति है। विधियों की अनुपालना सरल है। राजनीतिक स्थिरता, गतिरोध की कम संभावना है। स्वावलंबन की भावना का विकास है। विकल्प की कठिनाई है और सरकार की उत्तरदायित्व एवं वर्दी है। लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है। नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होना और 16 कानून की नैतिक शक्ति प्रदान करना और देशभक्ति की भावना में वृद्धि होना। ये थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। अब जो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष, क्या क्या उसमें मेरिट हैं। नंबर 1 जो प्रजातंत्र का दोष है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्विट्ज़रलैंड में किस तरह से। मित्रों, व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी है। साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं है। डॉक्टर फाइनर, बुद्धिहीन व अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानून को प्राय नष्ट ही किया गया है। जनता की उदासीनता, समय और धन का अपव्यय, राजनीतिक दलों और अबाधित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना, लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, विधेयक का प्रारूप बनाना सरल नहीं है, शक्ति व दायित्व के समन्वय का अभाव, नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक और राजनीतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि। उत्तरदायित्वहीन सत्ता, सत्ता लोकमत का अचूक सूचक नहीं है, बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त है, चुनाव थकान। तो ये हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, बताएं, समझाएं तो कहेंगे अगर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सफलता के क्या कारण है कि उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो पौधों की भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती हैं। जैसे भौगोलिक है, स्विस जनता का चरित्र है, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है, उग्र दलबंदी का अभाव है, स्थानीय संसाधन की परंपरा है, परंपराओं का पालन है, शासन की शुद्धता है, शिक्षा का व्यापक प्रचार है और स्वतंत्र प्रेस है और व्यावसायिक राजनीतिक दलों का अभाव है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता, जनप्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा। ये ऐसे कारण हैं। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। स्विट्जरलैंड के संविधान की अगर अंतिम जो हम कड़ी के रूप में अगर बात करें, राजनीतिक दल उनकी विशेषताएं जो बहुदलीय प्रणाली है, दलगत भावना का अभाव है, दुर्बल संगठन है, विरोधी दल का अभाव है, दल संविधान के अंग नहीं है, नेतृत्व मितव्ययी राजनीति है, चुनाव का आधार योग्यता है, व्यावसायिक राजनीतिकों का अभाव है और दलों के निर्माण का आधार संकीर्णता नहीं है, दलीय संगठन का आधार कैंटन है। दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण स्विस कार्यपालिका का स्वरूप है लूट प्रथा का अभाव, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, बुनियादी मतभेदों का अभाव और संघीय सभा की दुर्बल स्थिति, आर्थिक धार्मिक मतभेदों का अभाव और प्रमुख राजनीतिक दल उदार दल 1848, क्रांतिकारी दल और तीसरा है कैथोलिक अनुदार दल, कृषक दल और समाजवादी लोकतांत्रिक दल। ये इतने दल वहाँ पर पाए जाते हैं और इसी के साथ हम स्विट्जरलैंड का संविधान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।